हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 2 का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ जाके दे सकते हो। और आई सेक्शन में ऊपर की तरफ इधर यहाँ पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हो। आप लोगों के मैंने देखा है कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से हम भी आप लोगों के लिए अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। हर एक दिन बाद एक दिन बायो का तो एक दिन केमिस्ट्री का लेक्चर लेके आ रहे हैं। देखो आज तबीयत मेरा सही नहीं है, ठीक है, कोल्ड हो रखा है, फिर भी खांसी जुकाम ये हो रखा है। फिर भी आप लोगों के डेडिकेशन के हिसाब से, आप लोगों का सपोर्ट जो मिल रहा है ना, उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र रखते हुए आज हम उस फिर भी लेक्चर बना रहे हैं। क्यों, बीमार है फिर भी लेक्चर बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए काफ़ी आप लोगों का थैंक यू है, आप मेरी तरफ से धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का जो हमारा लेक्चर होगा जो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब देखते हैं कितना हो पाता है, तबीयत कितना साथ दे पाता है, उस हिसाब से हम लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो आज हम एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एटॉमिक मॉडल हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसी में हम एटॉमिक मॉडल में हम थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, ऐसे नील्स बोर मॉडल, इन सब मॉडल के बारे में देखने वाले हैं। तो आई थिंक आज हम थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल की ही बात करेंगे मेनली आज, ठीक है, क्योंकि बोर्स मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। क्योंकि बोर्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है ये हमारे लिए, ठीक है। तो हमारा आज हम थॉमसन मॉडल छोटा सा मॉडल है, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट करते हैं। आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट छाट रखा है। तो आप एनसीईआरटी अगर मैंने बगल में रखा हुआ है तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से क्या, यहाँ से हमारा थॉमसन मॉडल स्टार्ट हुआ है, ऐसे ही दिखाया हुआ है। फिर यहाँ हमारा रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट हुआ है, फिर ऐसे ड्रॉबैक्स देते हुए सारा कुछ खत्म किया है। तो आप एनसीईआरटी भी ज़रूर पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी रीडिंग भी हम करवा रहे हैं, एक कुछ लेक्चर बाकी रह रहा है, वो भी हम आने वाले टाइम में करवा ही देंगे वो भी। तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हमारा एटॉमिक मॉडल क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एटम एज इंडिविजुअल। अब हमने पहले ही पढ़ रखा है कि एटम्स के बारे में, कि एटॉमिक मॉडल में कि डाल्टन्स ने पहले दिया था कि एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एटम को लेके इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ये 1900 ईस्वी में दे चुके थे ये, कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, ये एटम्स ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसको हम न तोड़ सकते, न मरोड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ हम पहले बात कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हम अच्छे से बात कर चुके हैं, लेक्चर 2 में हम थोड़ा बहुत ऐसे बात किए हुए हैं। इसका न्यूमेरिकल्स किया हमने लेक्चर 2 में। सॉरी। तो एटम कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। अब एटम्स हमारे पास होते हैं, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने देखे थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हमने बात की थी। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है तो कुछ हमारे पास नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी थे, उसकी हमने बात की थी। तो इसमें हमारे पास पार्टिकल्स देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिव वाले हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है हमारा। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल देखें तो थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल कब दिया था, जे थॉमसन ने मेनली कहा जाता तो 1898 में दिया था। अब इसने किसके बेसिस पे मॉडल दिया था, अगर इसको कह दे तो इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कह देते हैं। ये पूछ देता है कि प्लम पुडिंग मॉडल क्या था, प्लम पुडिंग मॉडल कह देते हैं, या इसको हम वाटरमेलन मॉडल कह देते हैं, या केक चेरी मॉडल कह देते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, अब केक चेरी से समझते हैं। आप लोगों ने केक देखा होगा, केक होता है, केक पे ना छोटे छोटे चेरी लगे होते हैं, ठीक है, खाने में बड़े टेस्टी होते हैं। उसको क्या मान लिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन मान लिया। फिर वाटरमेलन की बात करें, वाटरमेलन देखा होगा, बीच से काट दिया होगा, पूरा आता है पूरा गोल शेप का, उसको बीच से काट दिया। अब जिसमें काले काले जो बीज होते हैं ना, उसको उन्होंने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन कह दिया। फिर प्लम पुडिंग मॉडल में भी ऐसे ही कह दिया, उसमें जो बीज थे उनको कह दिया क्या, इसको इलेक्ट्रॉन कह दिया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। अब इस मॉडल के हिसाब से कहा गया, अब यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अब इसको केक चेरी मॉडल समझ लो, वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल समझ लो। तो यहाँ पे एक हमने सर्कल बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर अंदर वाले पार्टिकल्स को हमने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, बाहर वाला क्या है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज है। चार्ज पर स्फीयर है जो कि हमारे पास किससे, प्रोटॉन से बना हुआ है, ठीक है, सॉरी।
अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एटम आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ द प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स विच इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक द चेरी ऑन द केक और द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। बात वही आ जाती है कि हमने जो सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि वो स्फीयर एक हो जाता है हमारे पास, उसके अंदर जो बीज जो होते हैं, धंसे होते हैं ना, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते थे, बाकी बाहर वाले को क्या कहते हैं हम, प्रोटॉन कहते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। थॉमसन मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेनिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम एंड वैन मेलन। तो न्यूट्रलिटी को इससे अच्छे से बताया था, लेकिन बहुत कुछ ये भी नहीं बता पाए थे। बट इट ड्रॉबैक्स देखेंगे इसका। बट इट वाज प्रूव रॉन्ग लेटर ऑन बाय अदर साइंटिस्ट। तब लेकिन बाद में अदर साइंटिस्ट यानी दूसरे साइंटिस्टों ने रॉन्ग साबित कर दिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा। तो मेकिंग एटम होल न्यूट्रल। तो सारे के सारे क्या होते हैं, जो एटम हो गया होल न्यूट्रल हो गया। तो लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इन्होंने बराबर दे दिए। तो इसी को कह देते हैं मेकिंग मेकिंग एटम एज होल न्यूट्रल। तो पूरा का पूरा क्या हो गया, न्यूट्रल ही हो गया। बहुत कुछ नहीं बता पाए थे, अभी ड्रॉबैक्स में इसको देखेंगे तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या है, ये तो इतना ही ख़त्म हो जाता है, इन्होंने ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं किया था। तो अब इसको हम रदरफोर्ड मॉडल ही हम करने वाले हैं अगले। तो अब इसको नोट डाउन कर लिया अच्छे से। अब हम पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारा क्या हो जाता है, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कह लो या एटॉमिक थ्योरी और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कह लो, 1911 में दिया गया था। अब देखो इनकी तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स, अगर इनकी गई तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स। इन्होंने कहा क्या था, इनका एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक सही था, काफ़ी हद तक सही था। अब हम ऑब्जर्वेशन भी यहीं पे लिखेंगे, अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं, पहले हुआ क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या डायग्राम को, एल्युमिनियम का एक गोल्ड फॉयल लिया गया, सीधी बात क्या है। तो 100 नैनोमीटर इसका थिकनेस था। अगर 1 नैनोमीटर की बात कर रहे तो कितना थिकनेस था इसका, 100 नैनोमीटर। अगर 1 नैनोमीटर की बात की जाए ना तो 10⁹ मीटर होता है। तो कितना ज़्यादा थिकनेस था सोच लो, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा ये गोल्ड फॉयल का। अब मेनली हुआ क्या था यहाँ पे हमारे पास, इसको पहले पढ़ते हैं। रदरफोर्ड, देखो पहले कोई भी चीज़ को ना रटने की कोशिश मत किया करो, रटोगे तो भूल जाओगे। अगर समझ के अगर कुछ याद करोगे, समझ के अगर पढ़ोगे, याद करोगे तो लंबे टाइम तक याद भी रहेगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए हमेशा कोशिश ये किया करो कि हमें इसे समझना चाहिए। एज इट इज़ मैं यही चीज़ तुमको मैं एनसीईआरटी में अगर दिखाऊं तो ये चीज़ बना हुआ यहाँ पे, ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ गया है, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे से नहीं बनाया गया है, तो हमने थोड़ा और अच्छे से बना दिया यहाँ पे डायग्राम, ठीक है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो रदरफोर्ड इन हीज एक्सपेरिमेंट स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, इन्होंने अल्फा पार्टिकल बीम ऑफ लाइट लिया, अल्फा पार्टिकल का स्ट्राइक करवाया किस पे, गोल्ड फॉयल पे, ठीक है। फॉर रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस, एक्टिव सब्सटेंस ऑन एन एक्सट्रीमली दिस सीट ऑफ मेटल लाइक। अब ये सीट जो लिया गया ना, किसी चीज़ का ले सकते थे, गोल्ड का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, किसी भी के ले सकते थे, लेकिन उन्होंने गोल्ड का लिया था। गोल्ड का जनरली बुक में गोल्ड का ही पढ़ने को मिलेगा। दो सब्सटेंस विच इमिट सच इनविजिबल रेडिएशन आर कॉल्ड। अब जो सब्सटेंस जो इनविजिबल था, रेडिएशन था ना, उस सब्सटेंस को उन्होंने स्ट्राइक करवाया, उसका नाम क्या था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे वो। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया किसने था, तो हेनरी बैकवेल साइंटिस्ट नाम थे, उन्होंने 1896 में इसकी डिस्कवरी की थी। ये चीज़ याद रखने सकते तो याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इन्होंने ये किया था, ये क्या था कि बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक करवाया था। अब ये देख रहे हो जो बीच वाला जो पोर्शन जो डॉट दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये भी ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, यानी हमारे पास एक गोल्ड फॉयल का ये पार्टिकल्स है, उसके बीच का न्यूक्लियस है हमारे पास। अब हमने यहाँ से बीम ऑफ लाइट डाला, स्ट्राइक करवाया, कुछ ज़्यादातर मोस्टली पार्टिकल्स तो पास आउट हो गए, मोस्टली पार्टिकल्स क्या हो गए, पास आउट हो गए, यानी कि चले गए, गुजर गए। और कुछ पार्टिकल्स जिस रास्ते गए थे उसी रास्ते वापस आ गए, उसमें बहुत कम पार्टिकल, 20,000 में से अगर कहा जाए तो एक पार्टिकल ऐसा था सिर्फ। तो जो ज़्यादातर पार्टिकल्स गए थे वो वापस आ गए। क्यों वापस आ गए,
क्योंकि न्यूक्लियस वाले पोर्शन से बीच वाले जो न्यूक्लियस वाले पोर्शन से टकराए ना, तो जैसे गए वैसे वापस उसी रास्ते पर वापस आ गए। यानी कि मान लो कि इस रास्ते गया तो इसी रास्ते पर वापस ऐसे आ गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस वाले पोर्शन से जाके टकराया था ये। फिर इसी की बात करें, यहाँ से फिर बीच से गुजर गया तो ये भी चले गया। फिर इस वाले की पार्टिकल्स की बात करते हैं। ये पार्टिकल्स ना न्यूक्लियस के साइड वाले पोर्शन से, एज वाले पोर्शन से, यानी साइड से छूते हुए गया तो कुछ ना कुछ एंगल पे डेविएट हो गया बाहर की साइड भी डेविएट हुए थे कुछ एंगल पे, कुछ अंदर की साइड भी, कुछ बाहर की साइड भी ऐसे डेविएट हो गए थे। ठीक है, तो फिर ऐसे हमारे पास कुछ पास आउट हो गया, फिर हमारे पास देख रहे हो एंगल की तरफ डेविएट हो गया, फिर ये इधर डेविएट हो गया। तो हमारे पास मेनली 3 रिजल्ट मिलते हैं इसमें। ठीक है, एक ज़्यादातर मोस्टली पार्टिकल्स पास आउट हो गए थे, कुछ पार्टिकल्स जो थे जिस रास्ते गए थे उसी पास पे आ गए थे, कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल पे डेविएट हो गए थे। ये 3 मेनली पोर्शन मिलता है, तो हमें ये चीज़ देखने को मिलता है। इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसका ऑब्जर्वेशन हम यहीं पे लिख के इस डायग्राम को रहने देते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन अभी लिख के इसको यहीं पे समझ लेते हैं, फिर हम ड्रॉबैक्स ये कुछ करेंगे। अब हमारे पास आ जाते हैं क्या, ऑब्जर्वेशन। अब जो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वही ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखा हमने। 3 पॉइंट मेनली हमने जो बात की थी, कुछ पार्टिकल्स हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे गए थे वैसे ही गुजर जाएंगे, चले जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते पे वापस आ जाएंगे। कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल पे डेविएट हो जाएंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ वही चीज़ 3 चीज़ लिखे हुए हमारे पास पॉइंट। तो मेनली एक चीज़ याद रखना, इसका थिकनेस याद रखना 100 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू स्टेट। अब देखो लिखा है ना, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू स्टेट थिन मेटालिक, ठीक है, सीट, विच मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज इम्पिटी। तो ज़्यादातर एटम क्या था, इम्पिटी था। इस खाली जगह दिख रहे हैं ना, ये देख रहे हो, ये सब खाली जगह दिख रहा है, इसकी वजह से क्या हो गया था, ये सब पास आउट हो गए थे। इसके बाद फ्यू वर्ड पे देखना है, अब मेजॉरिटी वर्ड पे देखना है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ बाय मेकिंग एन स्मॉल एंगल। कुछ एंगल पे बना रहे, जैसे ये एंगल हो गए, कुछ ना कुछ ये एंगल बना रहे होंगे ना, थीटा, कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे। तो एंगल पे डेविएट हो गए थे, मीन्स देयर शुड बी हैवी पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज कुछ ज़्यादा हैवी होगा, तो साइड से टकराए तो कुछ एंगल पे डेविएट हो गए, प्रेजेंट इन द सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ये पॉइंट 2 समझ आ गया आपको। अब इसकी बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। अब वेरी फ्यू वर्ड पे ध्यान दें। ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अगर कहा जाए तो 20,000 में से एक पार्टिकल्स जो कि बाउंस बैक्ड हो गए थे, जो कि ये वाला पार्टिकल जो कि बाउंस बैक्ड हो गया था, यानी जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से रिटर्न आ गया टू देयर सेम पाथ विच मीन्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द हैवी पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हैवी पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन मेन सेंट्रल एटम होगा, न्यूक्लियस होगा, यानी कि तो चार्ज बाय द बॉडी इज सो स्मॉल, तो इसलिए वो वापस आ गया था। तो ये 3 पार्टिकल हमारे पास हो जाते हैं, ऑब्जर्वेशन हो जाते हैं। अब इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारे पास कुछ 4 से 5 पॉइंट हमारे पास फीचर्स हैं इसके, जो कि एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में अगर मैं दिखाऊं तो एनसीईआरटी मेरे पास बगल में ही पे है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, और हमारे पास 3 पॉइंट हमारे पास ऑब्जर्वेशन में फीचर्स में दे रखा है, तो वो भी हम फीचर्स देखने वाले हैं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो एंगल जो बना रहे हैं ना, अब ज़्यादातर 180 डिग्री पे, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री ऐसे कह सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे जो भी एंगल बना रहा है, लेकिन एंगल बनाए तो रहे कुछ। ये 3 पॉइंट हमें मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखने। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। मेनली 9th क्लास में आप लोग ये पढ़ के आए हुए होंगे, तो इसे देखना। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारे पास कुछ फीचर्स आ जाते हैं रदरफोर्ड मॉडल के हमारे पास। तो लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड एन एटॉमिक मॉडल हुज मेन फीचर्स आर। अब हमारे पास टोटल 6 फीचर्स दे रखे हैं हमारे पास। एनसीईआरटी बुक में थोड़े कम दे रखे हैं, हमने थोड़े बढ़ा लिए हैं पॉइंट। मेनली है क्या फीचर्स, देखो। द सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ हैवली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस। अब एक चीज़ याद रखना, जो सेंट्रल पोर्शन जो होता है उसमें हैवली पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सीधी बात, न्यूक्लियस ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पास द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नेग्लिजिबल इज कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। अब कहा गया जो वॉल्यूम पूरा न्यूक्लियस का जो है एटम का, वो अगर नेग्लिजिबल है किसके कंपैरिजन, एटम के कंपैरिजन, एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन कुछ नहीं है। मेन पार्ट तो सब कुछ वही होता है।
टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन दैट द स्मॉल न्यूक्लियस। जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है ना ऑलमोस्ट, वो पूरे किसके, स्मॉल न्यूक्लियस के बराबर आ जाता है हमारे पास, कंसंट्रेटेड है उसके। तो ये चीज़ बताया गया। इसका इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। अब देखो ये क्या होता है, हमारे पास बीच में सेंट्रल एटम होता है। अब न्यूक्लियस के पास क्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये बात सीधी बात यहाँ पे दिखाया गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक द, जो रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, उस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कह देते हैं। एक उसका जो पाथ होता है उसको। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस को सुटेबल करता है हमारे पास अगर सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब कितना नंबर हमने देखा था 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि सेल्स देते थे, वही सेल्स यानी ऑर्बिट्स को KLMN करके हम देखते थे। तो उसमें 2, 8, 8, 18, 32 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन सुटेबल होते थे। अब जो आगे हम देखने वाले हैं ना, अब हम सीनियर क्लास में आ गए, 11th क्लास में गए, तो SPDF के फॉर्म में हम देखने वाले हैं मेनली। तो ये चीज़ जो ध्यान रखना है सॉरी। तो बैलेंस किया जाता था रिवॉल्व कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे KLMNO करके नहीं होता था वैसे, यानी 1, 2, फिर 3 ऐसे ही चले जाता था। जो न्यूक्लियस के जितना करीब होता था उसको हटाने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती थी, जितना दूर होता था उतनी कम एनर्जी लगानी पड़ती थी। सीधी बात है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात है। अब सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इसमें, ये बाहर की तरफ खींच लेता है। अब यही बात की थी ना, जो न्यूक्लियस के जितना करीब है उसको हटाने के लिए उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ज़्यादा आ जाता है। फिजिक्स पे आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा, फोर्स नहीं ऐसा क्या कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको बैलेंस कर देता है इलेक्ट्रॉन को मूव करा के, यानी कि ये चीज़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे बताया गया। तो ये चीज़ हो जाता है। लास्ट हमारा अब इसका ड्रॉबैक बचता है, ठीक है। अब इसकी मॉडल की कमियाँ क्या क्या थी, ये चीज़ देख के आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि तबीयत भी मेरी थोड़ी सही नहीं लग रही है ना, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए। इसे नोट डाउन करें। तो अब हम देखने वाले हैं आज का लास्ट टॉपिक, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर भी हो जाता है हमारा फिजिक्स में, वो 12th क्लास में आता है, ठीक है। अभी तो आप लोग 11th क्लास में होगे तो ये नहीं पढ़े होगे। 12th क्लास का अगर कोई होगा तो उसका भी शायद अभी स्टार्ट किया होगा, तो नहीं स्टार्ट होगा। नीट वाले स्टूडेंट ने अगर ड्रॉपर का, अगर बैच का कोई होगा तो ड्रॉपर का, तो वो उसने कर लिया होगा। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन है। इसमें हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के पास। तो ये चीज़ बताया गया। तो रिवॉल्व करेगा और रेडिएट करेगा इट्स एनर्जी। अब ये रेडिएट करेगा मतलब कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एंड इट्स पाथ रेडियस डिक्रीज। तो धीरे धीरे इसका पाथ का रेडियस क्या हो जाएगा, स्टेडली डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू स्पायरल मोशन की वजह से। ये चीज़ NCERT में भी दिया हुआ है। इट वुड इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के पास चले। अब हमने पिछले टॉपिक में देखा था उसमें फीचर्स में कि धीरे धीरे जो था वो न्यूक्लियस के करीब आ रहा था। वो कौन, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी वो आ रही थी उसके पास, तो वही जो है ना न्यूक्लियस के पास आ रही थी, फॉल होगा न्यूक्लियस के पास। द एटम्स वुड बी अनस्टेबल। तो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बट इट इज़ क्वाइट स्टेबल, डू नॉट रेडिएट, ठीक है। एंड और एब्जॉर्व एनर्जी कंटिन्यूसली और डिसकंटिन्यूसली। तो एब्जॉर्व करेगा एनर्जी कंटिन्यूसली भी और डिसकंटिन्यूसली, दोनों वर्ड दिया गया, ठीक है, दोनों। बट डिसकंटिन्यूसली इन दी फॉर्म, अब देखो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा कंटिन्यूसली, लेकिन डिसकंटिन्यूसली जो एनर्जी का जो हमारा स्मॉल छोटा छोटा पैकेट जो होगा, जिसको हम क्वांटम कह देते हैं, वो भी बनाएगा ये, ठीक है। तो दोनों काम होगा। तो काफ़ी ऐसा टॉपिक है हमारे पास, तो ये चीज़ देख सकते हैं। और हमारे पास एक नोट वन में अल्फ़ा बीटा गामा लिखा हुआ हमने, ये इनविजिबल रेज होते हैं जो कि हमारे पास रेडियो एक्टिव रेज कहते थे। और ये मॉडल जो थे ना, रदरफोर्ड ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, तो उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को लेक्चर कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं। एक लेक्चर बनाने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और फिलहाल तो जिस कंडीशन में हूँ, अगर टाइम बताओ ना तो खुद देख लो आप, 1:32 हो रहा है, यानी 1:32
32 मिनट हो रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं। हमें वेट करना, मुझे खास तरह से वेट करना पड़ता है कि कब लोग सब बिल्डिंग के सब लोग सो जाए, सब शांत हो जाए, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। क्यों? अगर इधर बच्चे बच्चे चिल्लाते हैं, इधर उधर सब चिल्लाते, अगर ऐसा रिकॉर्डिंग करूँगा तो क्या होगा, बाहर का बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, दिन में लेक्चर रिकॉर्ड करने का या लाइव आने का, लाइव ये भी रीज़न होता है हमारा कि दिन में ना ऑफलाइन की क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, चाहे मॉर्निंग में हो या आफ्टरनून, इवनिंग के टाइम तो कुछ ज़्यादा क्लास हो जाती है। ठीक है, अब देखो आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बीमार हूँ मैं अभी, ठीक है फिर भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का काम क्या बनता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के हेल्प से ही तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप लोग ही आगे बढ़ाओगे मुझे। ठीक है, तो पहले मैं इसलिए थैंक यू बोल रहा हूँ आप लोग, मुझे ऐसे अच्छा खासा रिस्पांस आना शुरू हो गया। मैंने देखा है चैनल पे कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, चाहे वो लाइक्स की बात करूँ, सब्सक्राइब की बात करूँ या व्यूज़ की बात करूँ, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग ऐसे हमें सपोर्ट करते रहे, हम ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन क्या है केमिस्ट्री का लेक्चर, एक दिन बायो का लेक्चर। अभी हम 11th पोर्शन पे आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने जैसे बायो का हम 12th का चैप्टर ख़त्म किए हैं, तो ऐसे हम 11th का अब स्टार्ट करने वाले हैं बायो। तो 11th का हम कुछ चैप्टर का NCERT हम ख़त्म करवा चुके हैं, वो NCERT आप लेक्चर जाके दे सकते हैं। आई थिंक एनिमल किंगडम तक, यानी शुरुआत के 4 चैप्टर हमने करवा दिए, तो 5वां चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे NCERT। 12th का अभी हमने रोक रखा है। क्यों रोकेंगे कुछ दिन के लिए? क्योंकि 12th का हमने काफ़ी पोर्शन कर लिया। हमने एटलीस्ट कहे तो शुरुआत के हमने 6 चैप्टर कर लिए। ठीक है, फिर जेनेटिक्स में तो कर लिया हमने, और बायोटेक कर लिया, फिर इकोलॉजी बच रहा है, फिर इसके बाद हमारे एक इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ बच रहा है हमारे पास, और एक और चैप्टर 2-3 और चैप्टर बच रहे हैं, वो चीज़ बच रहे हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो हमारे पास 12th में हमने काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कर लिए हैं हमने। 11th की बारी है, तो 11th का हम कुछ करेंगे। फिर वैसे केमिस्ट्री का अगर कहें तो हम केमिस्ट्री का अगर मैं कहूँ तो केमिस्ट्री का मेरे हिसाब से अगर मैं अपना चलूँ ना, तो मैं बोलूँगा कि मैं रिडॉक्स रिएक्शन तक करवाऊँगा। मैं आई थिंक मेरा बस चले तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन तक करवाऊँगा 11th का लगातार। ठीक है, लगातार करवाऊँगा रिडॉक्स रिएक्शन तक। इसके बाद मैं 12th पे आऊँगा, वो भी 12th का मैं सबसे पहले फिजिकल ख़त्म करूँगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का 4 चैप्टर है शुरुआत का। सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये सब हमारे पास चैप्टर जो आ जाते हैं, इन सॉल्यूशन हो गया, ये सब चैप्टर जो आ जाते हैं, इसको ख़त्म करूँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो अब लोग हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहें। अगर नहीं है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को? कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और क्वेश्चन वेश्चन चाहिए तो हम ज़रूर करें। हाँ, इसमें फ़िलहाल अभी हमने क्वेश्चन इसलिए नहीं किए क्योंकि इससे मेनली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। मेनली अभी तक तो नहीं पूछे गए। अगर पूछे जाएंगे तो गए होंगे तो हम वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन बोर्ड्स मॉडल हमने अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि बोर्ड्स मॉडल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि, यानी कि खासतौर से मैंने ये सोचा है कि जो हम टॉपिक करवा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन तभी के तभी वहाँ पर करके ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हमें दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, नोट्स भी आप लोगों का प्रॉपर बन जाएगा। हाँ, नोट्स बना रहे हो तो 3 पेन का खास तरह से यूज़ करना, ब्लू, ब्लैक, रेड। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, अट्रैक्टिव नोट्स बनाना है। ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, क्योंकि अगर मैं कुछ ही दिनों में आई थिंक मैं सोच प्लान बना रहा हूँ कि मैं डेली प्रैक्टिस पेपर भी दूँ या मंथली प्रैक्टिस पेपर भी दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी आपको वहीं पर मिल जाया करेगा। ठीक है, तो आज के लिए रखते इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।